अब वो पार्ट देखने जा रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर का जो तुम्हारे को बोर्ड के लिए यूज़फुल है। ओके, ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग है, ये तो बोर्ड में भी आ सकती है, आईआईटी में इसके ऊपर आते रहते हैं। ओके, नीट में भी आते रहते हैं। तो वो जो भी तुम क्वेश्चन देखोगे सबका तरीका एक ही है करने का, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे वो सब। ठीक है, बेशक वो बोर्ड के हों, आईआईटी के हों या नीट के हों। ओके, सबका एक ही तरीका है, राइट। उसमें क्या आएगा, बोर्ड में क्या आएगा एक्चुअली, तो बोर्ड में ये आएगा कि हाउ टू कंपेयर, मतलब थियोरेटिकली डिस्क्राइब कराएंगे दैट हाउ कैन यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, और हाउ कैन यू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना होगा, तो अब वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं दैट हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। एक दो सेल्स आपको दिए जाएंगे और उनके ईएमएफ को तुम्हें कंपेयर करना है। अब तुम्हें करना क्या है कि एक तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट होगा जिसको हम बोलेंगे मेन सर्किट, और एक सेकेंडरी ये सर्किट होगा जिसमें कि हम सेल्स लगाएंगे जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर क्या है, तो वो एक वायर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक वायर बना लो। ओके, लेट अस से कि ये मेरा एक वायर है। ओके, अब ऐसे भी बना सकते हो तुम वायर, और उसी को तुम एक वो जो शुरू में मैंने बनाया था कि एक पहले बोर्ड बना लो इस तरीके से, और इसके ऊपर ये वायर बना दो। तो ये बताया था ना कि डिपेंडिंग ऑन द लेंथ हम हर 1 मीटर के बाद में वायर को टर्न दे देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सिंपल वायरिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने स्ट्रेट ही बना दिया। अब इस वायर को हमें एक बैटरी से जोड़ना है और साथ में एक रियोस्टेट और लगा देते हैं। ठीक है, तो लेट अस अप्लाई ए बैटरी हियर। मान लेते हैं कि ये मेरी एक बैटरी है और इसके साथ में एक ये रियोस्टेट लगा हुआ है। ये जो रियोस्टेट है ये वही रेजिस्टेंस है जो हम बार बार एक वायर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते थे जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 है और साथ में एक 990 ओम का एक और रेजिस्टेंस है। तो वो जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली नॉर्मली यही होता है, रियोस्टेट। ठीक है, तो एक हमने रियोस्टेट लगा दिया विच इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, साथ में एक की लगा देते हैं यहाँ पे, तो एक की हो गई। ये मेरा मेन सर्किट है जो कि पोटेंशियोमीटर को शो कर रहा है। ठीक, अब इसके साथ में अब याद करो कि ऊपर से हम एक सेल लगाते थे न्यूमेरिकल्स में, तो अब ऐसे यहाँ पे भी सेल लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम सेल लगाओगे तो यहाँ पे अब हम दो सेल लगा रहे हैं इस तरीके से। यूज एक बार में एक ही करेंगे, ओके ना, यूज एक बार में एक ही करना है। तो अब कैसे करें, तो यहाँ पे एक टू वे की लगा देते हैं, दिस इज ए टू वे की। ठीक, टू वे की, और फिर यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर आ जाएगा और फिर ये वापस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा वायर के ऊपर। ये दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, E1 और E2। ओके, अब ध्यान ये रखना कि एक बार में एक सेल और एक हमारा वायर ये यूज होगा, तो जो दूसरा सेल है वो सर्किट से बाहर रहेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टू वे की लगाई है। ओके, वो टू वे की आपने देखा होगा, वो जो की डाल देते हैं, जब की डाल देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और की को निकाल लेते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। इट्स अ स्विच, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ डालता हूँ तो ये जो E1 है ये सर्किट में आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, E2 बाहर रहेगा सर्किट के। और अगर मैं की यहाँ के बजाय इधर डाल देता हूँ तो फिर E2 सर्किट में आ जाएगा, E1 सर्किट से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक बार में एक ही सेल यूज होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं देखो, ये मान लो मेरा वायर है AB, ये इसको हम बोलते हैं जॉकी। ओके ना, जॉकी वो होता है जिससे कि वायर के ऊपर कांटेक्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, कांटेक्ट पॉइंट। तो ये J है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक, नॉर्मली क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इसके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है या एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, हाई रेजिस्टेंस। ओके, उससे क्या होता है कि इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके भाई, मान लो कि जिस टाइम पे ये नल पॉइंट पे है तब तो करंट जीरो है। अब हमें तो नहीं पता कि नल पॉइंट कहाँ है, तो हमने मान लो इस J को उठा के कहीं पे भी रख दिया, तो ऐसा ना हो ना कि बहुत ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर जाए तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए।
ठीक है ना भाई, शुरू में थोड़ी सीधा नल पॉइंट पे लगा दोगे, नल पॉइंट तो हमें पता ही नहीं होता, तो हम तो इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं और जहाँ पे नल पॉइंट आता है वहाँ पे रोक देते हैं। तो मान लो हमने कहीं और लगाया है तो फिर तो करंट पास होगा, है ना। तो जब करंट पास होगा तो अगर ज़्यादा करंट पास हो गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो इसके लिए दो काम करते हैं, या तो इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे जिससे कि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो अगर तुमने नल पॉइंट के आगे पीछे कहीं पे रखा है तो इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो ना करे, ठीक है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। कई बार एक और भी काम करते हैं, मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक वायर लेके, जैसे मेरा ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ओके, ये ऐसे जा रहा है, ओके, ये वाला पार्ट, तो इसमें एक ऐसे लगा देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये क्या करता है, ये बाईपास का काम करता है कि जो करंट यहाँ से आएगा उसका कुछ पार्ट इसमें से जाएगा, कुछ यहाँ से बाईपास हो जाएगा, तो उससे भी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं, आप जैसे मर्जी यूज कर लेना, ठीक। तो कुछ बुक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया भी गया है, ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं है, उससे ना तो नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ता, क्योंकि नल पॉइंट तो जब करंट जीरो ही हो गया तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ या ना लगाओ तो उससे नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वहीं आएगा जहाँ पहले आना था। सिर्फ वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा ब्रांच की, कौन सी ब्रांच की, इसके से, जिससे कि हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स कई बार लगाया हुआ दिख जाएगा तुम्हें बुक्स में, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, विद E1 इन दी सर्किट, ओके ना। E1 इन दी सर्किट का मतलब है कि हम अपने की को यहाँ डाल देते हैं इधर, और जब यहाँ पे की डाल देंगे तो फिर ये हमारे सर्किट में आ जाएगा, और जब ये सर्किट में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट जे को मूव कराएंगे लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। अब जब आप इस जे को मूव कराते हैं तो एक्चुअली तुम इस लेंथ को चेंज कर रहे हो। अब ये हमने शुरू में किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो जब तुम लेंथ को चेंज कर रहे हो तो एक्चुअली तुम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस E1 के बराबर हो जाएगा तो फिर करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट विल बिकम जीरो। अभी E1 था हमारे सर्किट में, की यहाँ डाली हुई थी हमने, ठीक है ना। तो जब E1 और यहाँ का वायर की वोल्टेज सेम हो गई तो फिर करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो, एंड सो दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। उस नल पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, मान लेते हैं कि वो आता है एट लेंथ L1, तो हम ये लिख लेते हैं दैट लेट एट लेंथ L1 द करंट बिकम्स जीरो, ठीक है ना। लेंथ L1 पे करंट जीरो हो गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जो वोल्टेज है, वायर की वोल्टेज, ओके, वायर की वोल्टेज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, वोल्टेज ऑफ वायर, ओके, वायर की वोल्टेज कौन सी, इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और जे के बीच में, सो वोल्टेज ऑफ वायर इज इक्वल टू E1। पूरे वायर की वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी वोल्टेज, और E1 बराबर हो गए, तो वोल्टेज ऑफ वायर का मतलब है बिटवीन ए एंड जे, ठीक है, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू E1। अब ये हमें पता है कि जो वायर की वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। लेंथ कितनी है, L1, ये वाली जो लेंथ थी इसको मैंने L1 माना है। तो अगर वायर की वोल्टेज L1 के प्रोपोर्शनल है और ये E1 के बराबर है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वायर की जगह पे E1 डाल देता हूँ, वी वायर की जगह, तो हो जाएगा E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ओके। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब तुम सोचो कि सेकंड स्टेप क्या होगा, तो फिर सेकंड स्टेप भी सेम ही होगा, बस अब हमें क्या करना होगा कि इस की को यहाँ से हटा के और इधर डालना होगा। तो की को यहाँ डाल दो, और जब तुम की यहाँ डाल दोगे तो अब ये E2 सर्किट में आ जाएगा। तो जहाँ अभी हमने लिखा था विद E1 इन दिस सर्किट, तो आप सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, विद E2 इन दिस सर्किट, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट विद E2 इन दिस सर्किट, E2 इन दी सर्किट। अब क्या करना होगा, तो फिर से इसको पॉइंट को मूव कराएंगे, कब तक कराएंगे, जब तक कि यहाँ पे करंट जीरो नहीं आ जाता, और फिर उस लेंथ को नोट कर लेंगे, एंड दैट लेंथ इज L2। तो मान लेते हैं कि एट L2 द करंट पासिंग इज जीरो, मतलब फिर से नल पॉइंट आ गया, ठीक है ना। कौन सा करंट, यहाँ पे जो करंट था ये वाला, तो ये जीरो हो गया, ये L2, ठीक। अब कब होगा, जब इस वायर की वोल्टेज E2 के बराबर होगी। सो इसका मतलब दैट वोल्टेज ऑफ वायर, वायर का वोल्टेज का मतलब फिर से
पूरे वायर का नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन का, ए और जे के बीच में। सो वोल्टेज ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ कितनी ले ली अब मैंने, L2, तो L2। ओके, और हमें पता है कि जो वायर की वोल्टेज है किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो वोल्टेज ऑफ वायर इज इक्वल टू E2। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, सो E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। ये सेकंड स्टेप हो गया मेरा। और अब तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को सिंपली डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो नाउ डिवाइड 1 एंड 2। तो यह आ जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इसका मतलब इन दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशो वही होगा जो नल पॉइंट पे लेंथ का रेशो है। ओके ना, तो ये एक मोस्ट एक्यूरेट तरीका है ईएमएफ को कंपेयर करने का। ओके, देखो इसमें हम पहले बार बार क्या कर रहे हैं, करंट को जीरो करते हैं हम, क्योंकि ईएमएफ मिलता ही तब है जब करंट जीरो होता है। कोई ये भी कह सकता था कि तुम्हारे को इस सेल की वोल्टेज चाहिए, तो तुम इतना सब कुछ करने की बजाय एक वोल्ट मीटर ही लगा देते। ओके ना भाई, एक सेल ले लेते हैं जिसका ईएमएफ था E1, इसके साथ में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते और इसकी रीडिंग देख लेते, तो ये बता देता कि कितना E1 होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो यहाँ पे करंट जीरो नहीं होता, तो जब करंट चलता है तो फिर यहाँ पे हमारे को जो रीडिंग मिलेगी वो ईएमएफ के बराबर नहीं मिलेगी, ईएमएफ से कम मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, E-IR, दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। तो जो वोल्ट मीटर है उसमें करंट जीरो नहीं होता, इसलिए वो ईएमएफ नहीं रीड करता। वो क्या रीड करता है, वो रीड करता है टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करंट को पहले जीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ईएमएफ मिल रहा है, तो दोनों में फर्क हो गया ना। तो वोल्ट मीटर रीड्स टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि वहाँ करंट जीरो नहीं होता। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली, पोटेंशियोमीटर में और वोल्ट मीटर में, राइट। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो अब इसके आगे करते हैं, और अब इसका एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी है, और वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अब वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, अब आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो हम इसको इस तरीके से लेते थे कि मान लो कि ये कोई एक लोड रेजिस्टेंस है R, और इसके साथ में हमने एक बैटरी लगा दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, और अब ये मेरा सेल है एक्चुअली, ये मेरी बैटरी है, और इसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक, जब इसमें से करंट पास होता है तो करंट है I। ठीक, अब जब करंट पास होगा तो कुछ वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप हो जाती है, I इंटू R। तो जो बाहर हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलती है वो होती है E-IR। ठीक, ये हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलेगी वो E नहीं होगी, वो E से थोड़ा कम होती है, और कितनी, E-IR। तो इस रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो V होती है, E नहीं होती। ठीक, तो अगर इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज V है, करंट I चल रहा है और रेजिस्टेंस R है, तो मैं V, I और R को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ से। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज है V, करंट है I, तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू IR। जो टर्मिनल वोल्टेज लिखने के दो तरीके हैं, अगर सेल की तरफ से लिखोगे तो E-IR, और अगर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस की तरफ से लिखोगे तो IR। ठीक है, अब ये मैंने तुम्हारे को उसलिए ध्यान दिलाया क्योंकि अब हमें इसे यूज करना है, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट को, ये जो मैंने पूरा सर्किट बनाया, इसको उठा के इस पोटेंशियोमीटर के साथ लगा देते हैं। ठीक है, और अब ये जो रेजिस्टेंस R है इसको हम लेंगे किसी रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो ये वैल्यू हमें नोन होगी, और बस इसके साथ में की लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरा सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ, सो इट इज लाइक दिस। ये मैंने बैटरी बना दी, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया, साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी वैल्यू है R, और फिर यहाँ पे हम एक की लगा देते हैं और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे की लगा दी है, बस इतना सा फर्क किया है। फिर यहाँ से एक फिर से गैल्वेनोमीटर आएगा। ठीक,
और फिर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, सॉरी इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक सर्किट बन जाएगा फिर से, राइट। ये हमारा AB वायर है, ये वो रियोस्टेट, ये सारा सेम ही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका EMF E, ये सर्किट है। बस पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी सर्किट है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, ठीक, इतना सा फर्क है। अब इसके भी 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप, विदाउट रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हमें सर्किट में नहीं लेना, मतलब कि यहाँ पे हमें की नहीं डालनी। तो अगर यहाँ पे हम की नहीं इंसर्ट करते तो ये जो पार्ट है ये सर्किट से बाहर रहेगा, तो मतलब इस वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। एक तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको हटा भी दूँ, मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, तो बस ये मेरा सर्किट है एक्चुअली, ठीक। अब करना फिर से वही है, पहले फर्स्ट स्टेप विदाउट रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, R, विदाउट R। तो अब ये तो सर्किट वही है जो पहले था, फिर वही करेंगे, इस पॉइंट को मूव कराएंगे कब तक, जब तक नल पॉइंट नहीं आ जाता। मान लेते हैं कि वो लेंथ L1 है, तो ये चीज सेम है, लेट एट लेंथ L1 द करंट इज 0, करंट 0 हो गया, ठीक है। ये सेम चीज आ गई। कब होता है ऐसा, जब इस वायर की वोल्टेज इस EMF के बराबर होती है, क्योंकि जब करंट 0 हो गया यहाँ पे, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, ओके, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहे हैं। तो EMF इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द वायर। सो द वोल्टेज ऑफ वायर, जब मैं बोलता हूँ वोल्टेज ऑफ वायर, इसका मतलब A और J पॉइंट के बीच की, पूरे वायर की नहीं, A और J पॉइंट के बीच की, तो दिस इज इक्वल टू EMF E। और हमें पता है कि जो वायर की वोल्टेज होती है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो द वोल्टेज ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ दैट E इज प्रोपोर्शनल टू L1। देखो ये स्टेप सेम ही है, जो हमने पहले किया था वही चीज है। सेकेंड स्टेप में चेंजेस आएंगे, क्या, विद रेजिस्टेंस बॉक्स, विद रेजिस्टेंस बॉक्स R। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ और यहाँ पे की डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब नल पॉइंट आएगा, जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो वोल्टेज मिलेगी, अब यहाँ पे आ जाओ वापस, कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज मिल रही है, अब वो E नहीं मिल रही, वो V मिल रही है, विच इज E माइनस IR। तो एक्चुअली ये डालने से यहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाती है, विच इज E माइनस IR, ठीक। मान लेते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अब जब नल पॉइंट आएगा, जब आप इस पॉइंट को मूव कराओगे, तो मान लो एक लेंथ L2 पे करंट 0 हो रहा है, तो अब करंट 0 कब होगा, तो तब होगा जब यहाँ की वायर की वोल्टेज और इन पॉइंट्स के दोनों की वोल्टेज बराबर होगी। जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तो करंट पासिंग हियर विल बी 0। यहाँ करंट 0 नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे कह रहा हूँ इधर से करंट 0। ये कब होगा, जब इन 2 पॉइंट्स का करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे V, तो व्हेन द वोल्टेज ऑफ वायर बिकम्स इक्वल टू V, नो करंट विल पास थ्रू दिस बट ए करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग हियर। यहाँ पे तो चल रहा है करंट, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है। तो यहाँ पे करंट 0 है, ध्यान रखना इस बात का कि करंट यहाँ पे 0 है, इस सर्किट में 0 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है। तो अब जब नल पॉइंट मिलेगा, तो जैसे पिछले वाले केस में मैंने लिखा था V वायर इज इक्वल टू E, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे V वायर, यहाँ की वायर की वोल्टेज किसके बराबर है, इन 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और वो कितना है, वो है V। अब E नहीं लिखना, जैसे पहले यहाँ पे E लिखा था। तो अब हम ये लिखेंगे लेट एट लेंथ L2 द करंट बिकम्स 0। इसका मतलब दैट द वोल्टेज ऑफ वायर इज इक्वल टू V। वायर के वोल्टेज का मतलब यहाँ की वोल्टेज किसके बराबर हो गई, इन 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और वो कितना है V, क्योंकि यहाँ पे करंट शुरू हो गया है, ठीक। अब फिर से वही करना है कि जो वायर की वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। तो वी नो दैट वोल्टेज ऑफ वायर
इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L2 और V वायर किसके बराबर है, V के, तो मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं दैट V इज प्रोपोर्शनल टू L2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं और दोनों को डिवाइड करके और फिर यहाँ से एक इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। स्मॉल आर मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जस्ट डिवाइड 1 and 2। तो ये काम मैं ये पे कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं जरा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको नहीं मिटाते, और ये सेकेंड इक्वेशन, इनको रहने देते हैं। नाउ माय स्टेप इज डिवाइड 1 and 2। तो आई गेट E by V इज इक्वल टू L1 upon L2। ठीक, अच्छा यहाँ से व्हाट इज E इज इक्वल टू V और ये IR इधर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। सो इट इज V प्लस IR अपॉन V इज इक्वल टू L1 by L2। ठीक है ना, यहाँ से E इज V प्लस IR को इधर ले गए, तो वो मैंने वहाँ डाल दिया। अच्छा, इस कैपिटल V को, ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I इंटू आर। ये R कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इस V को मैं I इंटू आर भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो दिस इज IR प्लस IR अपॉन IR इज इक्वल टू L1 by L2। I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 by L2। यहाँ से मेरे को स्मॉल r निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ, इसको अलग अलग लिख लो। तो R अपॉन R इज 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। सो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 by L2। 1 को दूसरी तरफ लिख लो, तो R by R इज इक्वल टू L1 by L2 माइनस 1, एंड सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 by L2। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। इसका मतलब हमें क्या करना होता है, दो स्टेप्स हैं। पहले यहाँ पे की मत डालो, विदाउट की। जब की नहीं डालेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स बाहर होगा, तो विदाउट रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर नल पॉइंट निकाल लो। वो नल पॉइंट आ जाएगा हमारा L1। तो L1 हमने नोट कर लिया, फिर की डाल दी और फिर दोबारा से नल पॉइंट निकाला, वो आ गया मेरा L2, वो नोट कर लिया। और बस यहाँ पे वैल्यूज डालो तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। जो कैपिटल R है ये हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला गया रेजिस्टेंस है, तो ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ से, है ना। तो ये तरीका है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, राइट। तो बस इसमें दो स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले में थे उसी टाइप से ये भी है। ओके, तो इट्स ए सिंपल थिंग, राइट। तो अब आगे चलते हैं और एक केस और करते हैं, हाउ टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं ये इसका तीसरा यूज जो था पोटेंशियोमीटर का, एंड दैट इज टू कंपेयर रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। ओके, दो कंडक्टर्स है मेरे पास जिनका रेजिस्टेंस है R1 R2, जैसे ये R1 है या R2 है। ओके, अब फिर वही के नीचे तो हमारा एक प्राइमरी सर्किट है जो कि पोटेंशियोमीटर है, और ऊपर एक हमने ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, और एक बैटरी लगा दी है इसके साथ। अब हमारे को फिर से दो स्टेप्स हैं इसमें। ओके, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि जो पॉइंट A है इसको P से कनेक्ट कर देते हैं और पॉइंट B को Q से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि R1 हमारे सर्किट में आ जाएगा। ओके, तो पहले हम लिखेंगे विद R1 इन दी सर्किट। ठीक है ना, R1 इन दी सर्किट का मतलब है कि इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, और फिर नल पॉइंट कैलकुलेट करो। तो जब नल पॉइंट आएगा तो कब आएगा, जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब वही करते हैं, दैट लेट एट लेंथ L1 द करंट इज 0। इसका मतलब दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का वो किसके बराबर हो गया है, वो हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 के बराबर। इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर, और ये कितना होगा, तो ये हमें पता है V इक्वल टू IR से हम लिख सकते हैं। सो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू IR1। I यहाँ का करंट होगा, R1 ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अच्छा, जो वायर की जो वोल्टेज है
जो इन दो पॉइंट्स के बीच में होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस लेंथ के। मान लेते हैं लेंथ L1 है, तो आई कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू L1, और वायर का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, IR1, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। सो IR1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, अब दूसरा स्टेप भी ऐसे होगा। तो दूसरा स्टेप कैसे होगा, हम अब R2 को सर्किट में लाएंगे। सो विद R2 इन द सर्किट, R2 इन द सर्किट। अब R2 को सर्किट में कैसे लाएं, तो इस पॉइंट B को अब Q से हटा के और R पे लगा देते हैं, और जो पॉइंट A है इसको Q पे लगा देते हैं। तो अब देखो कि ये मेरा सर्किट में आ गया। ठीक, अब फिर से सेम काम कर रहे हैं, फिर इसको मूव कराएंगे कब तक, जब तक कि नल पॉइंट नहीं मिलता। तो नल पॉइंट अगर मिल गया मान लो एट लेंथ L2, तो इसका मतलब कि अब इस वायर की वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज के बराबर हो गई है, राइट। सो नो करंट विल पास। तो अब उसके लिए एट लेंथ L2 मान लेते हैं। सो एट लेंथ L2 द करंट इज 0। ओके, कब होगा, तो जब वायर की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगी। सो आई कैन से दैट द वोल्टेज ऑफ वायर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2, और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो IR2 भी इक्वल टू IR से। ठीक, अच्छा फिर से वही सेम स्टेप कि जो वायर की वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जैसे यहाँ पे L1 के प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पे L2 के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो आई कैन से दैट द वोल्टेज ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू L2, ये तो हमें पता ही है, राइट। और वोल्टेज ऑफ वायर किसके बराबर है, IR2 के बराबर। तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा IR2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरी, या सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब बस हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करना है। सो वो हम यहाँ कर लेते हैं, दैट डिवाइड 1 and 2। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा R1 बाय R2, क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करोगे तो I कैंसिल हो जाएगा। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो वही होगा जो इन दोनों लेंथ का रेशो है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का। ओके, ये सब चीज़ें बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा आएगा कि हाउ इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो ये हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें बस एक बहुत छोटा सा पॉइंट और मेरे को बताना है, और फिर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे ना मैं तुम्हारे को एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कि इस एक्सपेरिमेंट में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली तुम्हारे को थ्योरी में क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके, कि मान लेते हैं कि अगर हमने कोई एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, कोई एक पूरा सर्किट बनाया पोटेंशियोमीटर से, और उसमें जब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो हमें नल पॉइंट ही नहीं मिला। ओके, पूरे वायर पे हमने इसको अलग अलग जगह पे रख के देख लिया, लेकिन हमें नल पॉइंट नहीं मिल रहा कहीं पे भी। तो इसका मतलब कि क्या गलती हो गई है, ओके ना। तो कोई भी दो गलती बताओ, राइट। तो अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं, या उनको कैसे सुधार सकते हैं, ओके, तो वो देख लेते हैं जरा। तो पहला पॉइंट देखो ये है, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था तो मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि अगर एक रेजिस्टेंस है R और इसके साथ में दो सेल्स ऐसे लगा दिए जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, तब यहाँ पे जो करंट होगा वो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2 आएगा, है ना। यहाँ पे R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E1 और E2 था, ये मैंने आपको बताया था। ओके, अगर गलती से मैं इनको ऐसे लगाने की बजाय, अपोजिट लगाने की बजाय ऐसे लगा देता हूँ कि इसका नेगेटिव इधर कर दो और इसका पॉजिटिव यहाँ कर दो, अब देखना क्या अब करंट जीरो आ पाएगा, तो नहीं। अब दोनों केसेस में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में निकलेगा। देखो ये पॉजिटिव से अपने नेगेटिव में चलाएगी, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी अपने पॉजिटिव से नेगेटिव में चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अब दोनों ऐड होंगे। तो अब ये E1 प्लस E2, अगर मैं यहाँ पे E1 प्लस E2 कर देता हूँ तो क्या ये करंट अब जीरो हो पाएगा? अगर मैं इनको बराबर भी कर दूँ तो भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो ये और दूसरा ये वायर, क्योंकि जब इसकी और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बैलेंस होते हैं तब करंट जीरो होता है, ये होता है ना। तो इसको और इसको कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट का मतलब जैसे हमने पहले बनाया था
लाइक दिस, ये है इसकी अपोजिट वे, है ना। एक तरीके से आसान तरीका समझने का कि नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने इसका भी पॉजिटिव बनाया है, इसका भी पॉजिटिव बनाया है, सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अगर मैं ये उल्टा कर देता तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, ओके ना, फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं तो कई बार हम इसको उल्टा लगा देते हैं, नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर, और इसका पॉजिटिव इधर कर दिया, तो फिर वहाँ पे E1 प्लस E2 हो गया। अब जब E1 प्लस E2 हो गया तो फिर तो करंट जीरो होगा ही नहीं। करना क्या चाहिए, उल्टा लगाओ, जिससे कि यहाँ पे E1 माइनस E2 रहे, ठीक है ना। तो अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया या इसको उल्टा कर दिया, एक को उल्टा कर दी, तुम्हारा जो नल पॉइंट है वो आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नल पॉइंट आने के लिए जरूरी है कि अगर इस पॉइंट पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल होना जरूरी है, ठीक। ये पहला पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, मान लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, ठीक। अब ये 20 वोल्ट है, इसके साथ में अब ये वायर है प्लस एक रियोस्टेट है, तो ये 20 वोल्ट इसमें और वायर में डिवाइड होगी। ये बताया था ना कि ये और ये आपस में किसमें है, सीरीज में है। तो देयर आर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो दिस वोल्टेज इज डिवाइडेड बिटवीन दिस एंड दिस वायर। तो इस वायर को पूरा 20 वोल्ट नहीं मिलेगा। लेटेस्ट से हमने कैलकुलेट किया, ओके, इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज वगैरह सब ले ली, ठीक है, और हमने कैलकुलेट किया कि भाई इस वायर को 5 वोल्ट मिल रहा है और बाकी जो 15 वोल्ट है वो रियोस्टेट में आ रहा है, ठीक। हो सकता है ऐसा वैल्यूज इस तरीके से आ गई हैं कि भाई वायर को 5 वोल्ट मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे वायर में 5 वोल्ट है और हमारा जो यहाँ पे बैटरी लगी है ये है 7 वोल्ट। तो अब बताओ क्या नल पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो इससे पहले कहीं पे नल पॉइंट आएगा, तो इससे पहले ये वोल्टेज भी तो कम हो जाएगी ना। तो मतलब हमें 0 से 5 वोल्ट तक सारी वोल्टेजेस मिल सकती हैं। तो अगर हमारा यहाँ का EMF, इसका EMF अगर 2 वोल्ट होता या मान लो 2.5 वोल्ट होता तो मैं इसको मिड पॉइंट पे रख देता तो एक नल पॉइंट आ जाता। लेकिन अगर मान लो मेरी यहाँ की वोल्टेज 7 वोल्ट है, इससे भी ज़्यादा, तो क्या नल पॉइंट आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वायर में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा बीच में, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर 100 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट है तो उससे जब कम सेंटीमीटर करोगे तो 5 से कम आएगा ना। तो 5 से कम आएगा, इसका मतलब कि इसकी वोल्टेज भी जब कम होगी तभी बैलेंस हो पाएगी। अगर ये 7 है तो इसमें तो 5 मिल रहा है, तो 7 तो हमें मिलेगा ही नहीं इसके बीच में, इसका मतलब नल पॉइंट नहीं आएगा। तो इसीलिए कई जगहों पे बुक्स में लिख दिया है दैट दी वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी बैटरी, जो प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी है ये वाली, ये हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको ऐसे याद रखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर में, वो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये इससे बड़ी हो ये नहीं। मान लो यहाँ पे 9 वोल्ट है, अब हमने रेजिस्टेंस इस तरीके से कर दिया कि इसको 5 ही मिल रहा है, तो भी तो नहीं आएगा। तो ये बैटरी तो इससे बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी हमें नल पॉइंट क्यों नहीं मिला, ओके ना। नल पॉइंट कब मिलता है, जब वायर की वोल्टेज इससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो वायर की वोल्टेज इससे बड़ी होनी जरूरी है, तब नल पॉइंट मिलेगा, राइट। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, कई बार एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं इसमें, और वो वर्ड होता है सेंसिटिविटी, क्योंकि हम इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएं या कम करें इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो पहले तो ये देखें कि सेंसिटिविटी क्या होती है, ओके ना भाई। एक इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कब कहलाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव तब कहलाता है जब फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इट गिव्स मोर डिफ्लेक्शन और इट गिव्स मोर रीडिंग। जितना ज़्यादा वो रीडिंग को जूम करेगा मतलब उसको जितना ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव कहलाता है। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो, ओके। जैसे देखो एक साथ समझ में आ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास में एक 2 एमीटर हैं, ओके, ये 2 एमीटर हैं और ये स्केल हैं दोनों एमीटर पे। यहाँ पे 0 लिखा है
और यहाँ पे 1 लिखा है, 1 एम्पियर। मतलब ये एक एमीटर है जो 0 से 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, ये इसका स्केल है, ठीक है ना, लाइक दिस, 0 से 1 एम्पियर तक का। दूसरा एक और मेरे पास एमीटर है जिसमें कि 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 1 एम्पियर। ये 0 एम्पियर, ये 1 एम्पियर है, ये बड़ा स्केल। इसका मतलब कि जब 1 एम्पियर करंट पास होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 एम्पियर है, तो ये निडल यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और जब इसमें 1 एम्पियर करंट पास होगा तो निडल यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो कौन सा एमीटर हमें सेम क्वांटिटी को बढ़ा करके दिखा रहा है? तो ये वाला, ठीक है ना। इसमें इस डेविएशन को, इस निडल के डेविएशन को देखना आसान होगा, राइट, क्योंकि ये इसे बड़ा करके दिखा रहा है। और इसमें इस निडल के डेविएशन को देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत छोटी सी डेविएशन दे रहा है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिवनेस का मतलब यही होता है कि कितना ब्रॉड या कितना बड़ा करके वो चीज़ों को दिखा पा रहा है। ओके, तो इट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो इसका डेविएशन होता है निडल का, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रीडिंग है वो इस लेंथ की आती है। इस लेंथ की रीडिंग से ही तो हम देखते हैं, है ना। तो अगर सेम वोल्टेज के लिए ये ज़्यादा लेंथ दिखाता है तो इट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। सेम वोल्टेज ई सेम रखो, एक पोटेंशियोमीटर है जो ज़्यादा लेंथ पे इसको नल पॉइंट को दिखा रहा है, और एक पोटेंशियोमीटर जो कम लेंथ पे सेम वोल्टेज के लिए नल पॉइंट दिखा रहा है, तो जो ज़्यादा लेंथ पे दिखा रहा है वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, ठीक है। अब पॉइंट याद है कि मैं इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ाऊं कैसे, मतलब मैं चाहता हूं कि सेम वोल्टेज हमें ज़्यादा लेंथ पे नल पॉइंट दिखाए। तो इसके लिए मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने पहले भी यूज़ किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। और ये होती है वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब वोल्टेज ऑफ द वायर का मतलब फिर ये नहीं है कि पूरा, अगर तुम पूरी वोल्टेज लेते हो तो इसको पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो, या अगर छोटी सी वोल्टेज ले रहे हो और छोटी सी लेंथ से डिवाइड करो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम ही आएगा, ओके। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट था। अब याद करो कि जो पोटेंशियल है, जो V है, उसको मैं लिख सकता हूँ ना I इंटू आर। अब I तो पूरे इसमें सेम ही है, राइट, तो I सेम है। R क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाई A, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप देखो कि ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है पूरे वायर में वो कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं अगर कहीं पे लिखा है कि भाई एक वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं PG लिख देता हूँ, अगर ये है 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, तो इसका मीनिंग ये है कि हर 1 सेंटीमीटर वायर में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब मान लो अगर 1 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट है तो 100 सेंटीमीटर में 100 इंटू 10, दैट मीन्स 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ठीक। तो इसमें पूरे में 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि हमें 1 सेंटीमीटर में या पर यूनिट लेंथ हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, तो हम किसी भी गिवन लेंथ में निकाल सकते हैं बड़े आराम से, राइट। अब पॉइंट ये आता है मेरा कि मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वायर का, पूरी वायर का, और उसको पूरी लेंथ से डिवाइड कर दिया। अब मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नल पॉइंट ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वायर की वोल्टेज किसके बराबर होगी, E के बराबर। तो अब यहाँ की वोल्टेज है E के बराबर, तो यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता हूँ तो वो आएगा E/L, ठीक। अब ये जो E/L है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये E/L छोटी वोल्टेज अपॉन छोटी लेंथ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि पूरी वोल्टेज वायर की डिवाइडेड बाय पूरी लेंथ। सो पूरी वोल्टेज वायर की, पूरा AB की, डिवाइडेड बाय पूरी लेंथ वायर की, ये जो है पूरी लेंथ L। ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, पूरी वोल्टेज अपॉन पूरी लेंथ। ऐसे भी लिख सकते हैं इतनी वोल्टेज अपॉन इतनी लेंथ, ठीक है ना। आई कैन डू दिस। अब इससे पता चल रहा है, अब देखो मेरे को इस L को चेंज करना था, मैं ये चाह रहा था कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए। अब सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है, तो मैं अभी बता रहा था कि फॉर ए गिवन वोल्टेज अगर ये ज़्यादा लेंथ पे नल पॉइंट दिखा रहा है तो ये ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। तो मतलब मैं L को बढ़ाना चाहता हूँ, तो अब ये L को मैं कैसे बढ़ाऊँ, तो अगर इसे बढ़ाना है
तो तुम इसे कम कर दो। देखो कैपिटल एल क्या है, पूरे वायर की लेंथ, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। ई क्या है, इस सेल का ईएमएफ जो हमें कैलकुलेट करना है, इसे भी मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है वोल्टेज ऑफ वायर। अगर तुम इस एल को बढ़ाना चाहते हो तो वायर की जो वोल्टेज है, पूरे वायर की वोल्टेज, उसको कम कर दो। लेकिन इतना कम भी मत कर देना कि ई से कम हो जाए, क्योंकि फिर नल पॉइंट नहीं आएगा। तो कम करो, ठीक है, लेकिन ई से ज़्यादा रखो, राइट। अब इसको कम कैसे करें, तो अब ये आसान हो गया कि इस रेजिस्टेंस के साथ, इस वायर के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगाया है, ठीक। और ये जो वोल्टेज है वी, ये इसमें और इसमें डिवाइड हो रही है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है ना इसमें और वायर में। अब तुम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, तो जब रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इसकी वोल्टेज बढ़ेगी। अब इसमें से अगर ज़्यादा वोल्टेज यहाँ खर्च हो गई तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो वायर की वोल्टेज अगर तुम्हें बढ़ानी है या कम करनी है, अगर इसको कम करना है तो कैसे करें, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाओ। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे बढ़ाएं, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। तो अगर तुम ये रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाओ, तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाओ। हाई रेजिस्टेंस लगने से क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, ओके। और जो इस वायर के लिए वोल्टेज बचेगी वो कम बचेगी। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज कम हो गई, तो अगर वोल्टेज कम हो गई तो फिर लेंथ क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि तुम्हारे को ज़्यादा लेंथ पे नल पॉइंट मिलेगा। तो नाउ इट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, इज इट राइट। इसका मतलब क्या करना पड़ता है हमें, हमें वायर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, जिससे कि जो टोटल वोल्टेज हमने लगाई है उसमें से एक मेजर पार्ट तो उस एक्सटर्नल हाई रेजिस्टेंस में खर्च हो जाए या ड्रॉप हो जाए, और बाकी जो वायर के लिए बचा वो कम बचे। तो जो वायर की वोल्टेज कम हो जाएगी तो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी। तो हमारे को एक गिवन वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो हम बोलेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो कि हमने बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाया या कम किया। अगर हम इससे देखें, ई वही है, लेंथ मैंने बढ़ा दी। तो अगर ई वही है, लेंथ बढ़ा दी, तो इसका मतलब कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेसिकली ये पूछा जाता है कि अगर तुम्हें किसी पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव करना है, सेंसिटिव बनाना है, ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो हम उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाएं या कम करें। तो अब इससे ध्यान रखना कि मैं लेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ, लेंथ बढ़ाओगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। इसका मतलब कि तुम्हारे को पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है। कैसे करें, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इसको बढ़ाओ। इसे बढ़ाने से क्या होगा कि इस वोल्टेज का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और जो वायर को वोल्टेज मिलेगी वो कम हो जाएगी। और जब वायर की वोल्टेज कम हो जाएगी, लेंथ तो वही है वायर की, वोल्टेज कम हो गई, तो अगर ये कम हो गया तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी तुम्हें पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए सीरीज में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हाउ टू मेक इट मोर सेंसिटिव, ठीक। तो अब यहाँ जाके ये जो पोटेंशियोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, ओके। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के आसपास ही आते हैं जो हमने किए थे शुरू में, राइट। तो अब इसके बाद में एक जो टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड, वो है पावर, ओके, इलेक्ट्रिकल पावर। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।